लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज क्या होती हैं और क्या इसकी नीड है सबसे पहले, ठीक है। तो जब भी अपने किसी ड्रग मोडिटी की बात करते हैं जो मार्केट के अंदर पहले से अवेलेबल है, उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट या उसका सब्स्टिट्यूट हम मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी टाइम दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम उस ड्रग मोडिटी के क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकें, ठीक है। और क्लिनिकल ट्रायल्स अगर हम करते भी हैं तो अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए बायोइक्विवेलेंस स्टडीज रहती हैं, ठीक है। बायोइक्विवेलेंस स्टडीज के अंदर मेनली क्या होता है कि देखो ड्रग वही रहेगी और जो हम पर्टिकुलर हमारी जो ड्रग है उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेम रहता है, ठीक है। जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अपने जो एक्सिपेंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो नेसेसरी नहीं है कि हमेशा सेम रहे, उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बट हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रह रहा है, अगर हम कोई एक पर्टिकुलर ड्रग मोडिटी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक सी बात, अगर हम पैरासीटामोल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, पैरासीटामोल 500 mg वो की वही रहेगा, वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा जो उसके अंदर एक्सिपेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्सिपेंट कहीं ना कहीं अलग हो सकते हैं, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट इज इंटेंडेड टू बी सब्स्टिट्यूट फॉर एन अप्रूव्ड मेडिसिन प्रोडक्ट्स एज फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट और अल्टरनेटिव, या उस चीज का अल्टरनेटिव बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 3-4 चीजें रहती है। सबसे पहले रहता है फार्मास्यूटिकल, तो सबसे पहली बात आ जाएगी इक्विवेलेंस क्या है? इट इज ए रिलेटिव टर्म्स है दैट कंपेयर द ड्रग प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, कि हम जो ड्रग मोडिटी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, दैट विल उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक उसके साथ मैच कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, और फंक्शन टू ए डिफाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड के साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर दूसरी बात आ जाती है, फिर सेकंड आ जाता है केमिकल इक्विवेलेंस। केमिकल इक्विवेलेंस के अंदर क्या होता है? दैट इंडिकेट टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट्स कंटेन द सेम लेबल्ड केमिकल सब्सटेंस, कि उसके अंदर एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट उसका केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस के बारे में मैंने बात करी थी, उसके अंदर क्या होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होना चाहिए, उसके अलावा, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो क्वालिटी है, जो प्यूरिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। केमिकल इक्विवेलेंस के अंदर क्या होना चाहिए मेनली, कि उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका वो बिल्कुल उसके लेबल क्लेम, यानी कि जो लेबल क्लेम कर रहा है, ठीक है, वो पहले हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है उस स्टैंडर्ड के साथ वो चीज क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस के अंदर, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस के अंदर क्या है कि टर्म्स एम्प्लाई टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल, किसके अंदर आइडेंटिकल होने चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ के अंदर, क्वालिटी के अंदर, प्योरिटी के अंदर, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के अंदर, जिसके अंदर की उसका डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक भी जो पहले की डोजेस फॉर्म हमने बना रखी है, जो जिसको हमने स्टैंडर्ड नाम दे रखा है, उस स्टैंडर्ड के साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है। अब बायो इक्विवेलेंस की बात करते हैं। बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ? ये रिलेटिव टर्म्स है व्हिच डिनोट्स दैट द ड्रग सब्सटेंस जो है इन टू और मोर आइडेंटिकल डोजेस फॉर्म, दो या दो से ज्यादा जो डोजेस फॉर्म किसी ड्रग की बनाने जा रहे हैं, ठीक है, रीचेज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रही है, ठीक है, वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है, सेम रेट एंड सेम एक्सटेंट, ठीक है, सेम रेट के साथ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये देखो ये स्लाइड के अंदर में हमने इसको शो कर रखा है कि उसका जो रेट है वो कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए। अरे rate and extent of absorption that will be same, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, जो हम इसके अलावा जो स्टडीज करते हैं, ठीक है, रेट एंड जो रेट है अपने एब्जॉर्प्शन का रेट कैसे सेम निकालेंगे या कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो हम करेंगे जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल की अपने स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल की अपने स्टडी करते हैं उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो रेट है कहीं ना कहीं पे बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। हम रेट और एक्सटेंट किसका, एब्जॉर्प्शन का, ठीक है।
लास्ट है नेक्स्ट है थेराप्यूटिकल इक्विवेलेंस। थेराप्यूटिकल इक्विवेलेंस मतलब जो हम ड्रग मोइटिलिटी, जो हम ड्रग सब्सटेंस देने जा रहे हैं, ठीक है, उसका पर्टिकुलर एक्शन जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, ये टर्म्स करता है इंडिकेट दैट टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट्स दैट कंटेन द सेम थेराप्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, आइडेंटिकल जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, और जो डिजीज को कंट्रोल करने का एक्सटेंट आ रहा है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, दैट इज दी, यानी कि उसकी सेम एफिकेसी और जो सेफ्टी प्रोफाइल है बिल्कुल सेम होना चाहिए। वो अपने आप पे क्या रहती है, सेम थेराप्यूटिकल इक्विवेलेंस ड्रग उनको माना जाता है। देखो कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। ये पूरी की पूरी एक क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू उसने पूरी की पूरी जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है और जो एडमिनिस्ट्रेट हम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करने के साथ साथ किस तरह के फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं बायोइक्विवेलेंस स्टडीज को, वो सारे के सारे फैक्टर, ठीक है, एक इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहली बात है कि स्ट्रेंथ ऑफ डोजेस फॉर्म, कि हम जो डोजेस फॉर्म देने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ इफेक्ट डालती है। ठीक है, कि अगर हमने कुछ डोजेस फॉर्म के अंदर चेंज किया है जो पहले वाली हमारी स्टैंडर्ड ड्रग है उसके साथ, ठीक है, और अब हम डोजेस फॉर्म कम या ज्यादा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे इफेक्ट जो है वो चेंज होगा ही होगा। एक्सीपेंट, हम सेम एक्सीपेंट फार्मास्यूटिकल सेम एक्सीपेंट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेम एक्सीपेंट यूज अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर, एलिमिनेशन के अंदर फर्क आ सकता है। ठीक है, फिर ये है कि हम कितने अमाउंट ऑफ ड्रग की जो रिलीज होती है हमारे एडमिनिस्टर करने के बाद, ठीक है, यानी कि ऑरली हम देते हैं, ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्टर करने के बाद कितना पार्ट है, कितना कंटेंट है वो ड्रग का रिलीज होता है हमारी डोजेस फॉर्म के हमारे डोजेस फॉर्म से कितना एक्सटेंट रिलीज होता है, कितना पार्ट रिलीज होता है, और फिर वो रिलीज वो पार्ट कितना एब्जॉर्ब होता है। सबसे मेन बात ये, ठीक है, सब एक फैक्टर तो ये रहेगा कितना पार्ट रिलीज होता है, फिर कितना पार्ट एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर कितना पार्ट बॉडी के अंदर जाता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ हर पर्टिकुलर स्टेप के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो ड्रग का कहीं ना कहीं पे लॉस होता जाएगा। ठीक है, रिलीज के टाइम, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के टाइम, फिर एब्जॉर्प्शन के बाद वो अमाउंट ड्रग की हमारी बॉडी के अंदर या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाने के टाइम, ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर चला गया, फिर है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की कितनी एक सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर गई जहां पे उस पर्टिकुलर ड्रग के ने अपना इफेक्ट शो करना है। ठीक है, उस कंपार्टमेंट में जाने के बाद यहाँ पे भी ड्रग का लॉस होगा, फिर उस कंपार्टमेंट से उस पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन, उस पर्टिकुलर साइट तक पहुंचने में कि किस साइट तक हमारी ड्रग जो है पहुंच रही है। ठीक है, पहुंचने के बाद फिर अपना लास्ट में जाके ड्रग जो है रिस्पॉन्स शो करेगी, उसका क्या फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है। ये रिस्पॉन्स को हम मेजर करते हैं कि हम लोग जो लास्ट स्लाइड के अंदर बात करी थी थेराप्यूटिकल इक्विवेलेंस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स की। ठीक है, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको सिंपली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट इज इन विवो एंड सेकंड इज इन विट्रो। इन विवो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज के अंदर क्या होता है, ठीक है, कुछ फैक्टर्स के लिए या कुछ फ्रैक्शंस के लिए हम जो है वो इन विवो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज करते हैं। देखो सबसे पहले तो ड्रग इस तरह की डोजेस फॉर्म, कौन सी डोजेस फॉर्म, ऑरल इमीडिएट रिलीज, इस तरह की डोजेस फॉर्म जिसका इमीडिएट रिलीज या इमीडिएट एक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वो किस कंडीशंस के अंदर होता है, ठीक है, ऑरल इमीडिएट रिलीज होती है। ठीक है, देखो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट दी जाती है, उसको टंग के नीचे इंसर्ट किया जाता है या दिया जाता है, ठीक है, ताकि इमीडिएट वो सिस्टम सर्कुलेशन के अंदर जाके अपना एक्शन जो है प्रोड्यूस करी जाए। तो इस केस के अंदर क्या होता है, ये सबसे पहले तो सीरियस कंडीशंस के अंदर इस तरह की डोजेस फॉर्म, इसका कॉन्सेप्ट तो ये हुआ कि इसको सीरियस कंडीशन के अंदर देना है। ठीक है, फिर इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक बात करी जाती है कि जिन ड्रग्स का नैरो थेराप्यूटिकल मार्जिन होता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज के अंदर ग्राफ के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर थेराप्यूटिक विंडो थी। ठीक है, वो थेराप्यूटिक विंडो जिन जिन ड्रग्स की नैरो होती है, ठीक है, कि बहुत जल्दी अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है, और थोड़ा सा भी कंटेंट अगर उनका ज्यादा हो जाए तो वो थेरेप्यूटिक विंडो को क्रॉस कर जाते हैं, कहीं ना कहीं पे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इन तरह की ड्रग्स के लिए बायोइक्विवेलेंस स्टडीज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर टाइम पे इनके क्लिनिकल ट्रायल्स पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जिनका एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, या जिनका एलिमिनेशन रेट बहुत कम होता है, इस टाइप्स की ड्रग्स की हम इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज करते हैं। ठीक है, नॉन ऑरल इमीडिएट रिलीज, ठीक है, इस तरह की डोजेज फॉर्म जो जिनका इमीडिएट रिलीज नहीं होता है, नॉन ऑरल ड्रग्स फॉर्मुलेशन थी या मॉडिफाइड ड्रग फॉर्मुलेशन थी। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अपने इन, ये स्पेलिंग गलत है, इन विट्रो है, इन विरो नहीं है ये। ठीक है, सेकंड है इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो जो ड्रग्स हम मतलब उनकी बायोइक्विवेलेंस स्टडीज क्यों करते हैं। ठीक है, देखो अगर ऊपर जो पहले अपने इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज की बात करी है, अब क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया के साथ मैच नहीं करती हैं, तो हम सेकंड स्टेप में आते हैं इन विट्रो स्टडीज करने के केस में। इन विट्रो स्टडीज के अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल निकालना है। सबसे मैक्सिमम स्टडी अगर हम बात करें बायोअवेलेबिलिटी स्टडी या बायोइक्विवेलेंस स्टडीज की बात अगर हम इन विट्रो के केस में करते हैं, तो इन विट्रो के केस में हमेशा क्या होता है कि डिसोल्यूशन प्रोफाइल ही निकाला जाता है। ठीक है, डिसोल्यूशन प्रोफाइल से हम फिर उसका प्लाज्मा डेटा एयूसी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एयूसी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना जो पार्ट है, ठीक है, वो ड्रग का हमारी बॉडी के अंदर आया है। इसके अंदर दो तीन चीजें और रहती हैं मेन देखने वाली, जो अगर अपने इन विट्रो स्टडीज की बात करें, इन विट्रो स्टडीज के अंदर क्या होता है कि क्वालिटेटिव कंपोजिशन मेन होती है। कंपोजिशन की बात की पहले जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन बनाई थी या स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन जिसको माना था, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन के साथ जो हम हमारा नया ड्रग मोइटी बनाने जा रहे हैं उसका कंपोजिशन कहीं ना कहीं सेम है या डिफरेंस है। ठीक है, देखो अब अपने बात कर रहे हैं रेफरेंस प्रोडक्ट्स की। एक्चुअल में बायोइक्विवेलेंस स्टडीज की नीड क्यों है, ठीक है, और किसके साथ या किस ड्रग को हम रेफरेंस ड्रग मान लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस प्रोडक्ट्स यानी कि उस तरह के प्रोडक्ट्स जिसको ग्लोबली इन्वेंटर यानी कि सबसे पहले उसको इन्वेंट किया जाता है, इन्वेंट करने के बाद उसका पेटेंट, मेनली इस तरह के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको पेटेंट के द्वारा प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और इस तरह की ड्रग्स को ही रेफरेंस ड्रग्स के तौर पे माना जाता है, क्योंकि फर्स्टली इनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स हुए होते हैं तो कहीं ना कहीं पे क्लिनिकल एफिकेसी और सेफ्टी प्रोफाइल भी हमारे पास बिल्कुल वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर हमारे पास होता है। ठीक है, वो वेल डॉक्यूमेंटेड जो हमारे पास प्रोफाइल है उस ड्रग का, उस ड्रग के साथ हम क्या है, हमारी जो नई ड्रग हम फॉर्मुलेशन या हम जो नेक्स्ट बैच बनाने जा रहे हैं या नेक्स्ट कंपनी उस तरह की सेम प्रोडक्ट बनाने जा रही है, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर रेफरेंस प्रोडक्ट के साथ वो अपने स्टैंडर्ड को मैच करती है कि ये चीज उसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो अपन ने बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर रेफरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसके अंदर मेनली जो अपने ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग्स की बात करी थी, तो ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग्स की बात यहाँ से ही आती है। क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू जो फॉर्मुलेशन बनाई जाती है, इन्वेंट करी जाती है, इन्वेंट करने के बाद उनके क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद उनकी स्टडीज की जाती है, उनको वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर रखा जाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स इनके पास हो जाते हैं, उनको रेफरेंस फॉर्मुलेशन के तौर पे माना जाता है। ठीक है, दैट इज द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, वो क्या हो जाते हैं हमारे लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, यानी कि डेजिग्नेटेड रेफरेंस प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, रेफरेंस प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। अब जो हमारा रेफरेंस प्रोडक्ट्स है, उस रेफरेंस प्रोडक्ट के बाद जो नेक्स्ट कंपनी या नेक्स्ट बैच हम बनाने जा रहे हैं, वो हम अपनी रेफरेंस फॉर्मुलेशन के साथ उसको मैच करते हैं। ठीक है, जो मैच करते हैं वो अपने आप में क्या होती है, जेनरिक मेडिसिन होती है, जेनरिक ड्रग होती है, जिसके अंदर क्या है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम रहता है, डोजेज फॉर्म सेम रहती है, स्ट्रेंथ उसकी, सेफ्टी, इंडिकेशन, इंट्रा इंडिकेशन सब सेम रहते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, पर इसके अंदर एक चीज और देखने वाली होती है, अगर हम जो जेनरिक फॉर्मुलेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारी जो जेनरिक फॉर्मुलेशन है उसके अंदर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स या जो हम कोई एक्सीपेंट यूज करें, एक्सीपेंट के अंदर हम फर्क डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं पे डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, जो एक्सीपेंट पहले जो ब्रांडेड ड्रग्स के अंदर यूज किया गया था, हो सकता है सेम एक्सीपेंट इसके अंदर ना यूज किया जाए,
वो एक्सिपिएंट का फर्क हो सकता है, बट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अंदर फर्क नहीं होता है, डोजेस फॉर्म के अंदर फर्क नहीं होता है, स्ट्रेंथ के अंदर फर्क नहीं होता है। कलर शेप देना अलग, शेप देना अलग, कलर देना दैट इज चॉइस, ये चॉइस की बात होती है। ये लाइन मत मारे ड्राइंग के ऊपर आप लोग। ठीक है, तो ये एक चार्ट है जिसके अंदर ये वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपने इसके बारे में बात कर चुके हैं। इस चीज को अपन, अब बात हो रही है बायोइक्विवेलेंट स्टडीज की, तो अपन इसको रिवाइज भी कर लेते हैं रेफरेंस और जेनेरिक ड्रग्स के अंदर कि कहाँ पे क्या क्या फर्क आता है। वही चीजें जो फर्स्टली बताई गई थी। एक्सपेंसिव और चीप क्यों होती है? क्योंकि जो रेफरेंस ड्रग्स होती हैं या जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, इनके क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स करने में कम से कम 12 से लेके 15 साल तक का टाइम लगता है। जबकि जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो क्या है, ऑलरेडी टेस्टेड होती हैं। ठीक है, टेस्टिंग उनकी पहले हो चुकी होती है, अप्रूव होती है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने सिर्फ उस फॉर्मूला को मैन्युफैक्चर ही करना होता है। और मैन्युफैक्चर करने के बाद हमारी जो ड्रग है, उस ड्रग को हमें क्या करना होता है, बायोइक्विवेलेंट स्टडीज करनी होती है हमारी रेफरेंस ड्रग्स के साथ। ठीक है, तो ये पेटेंट तक तो हमारी जो ब्रांडेड ड्रग्स हैं वो चलती हैं। जब पेटेंट खत्म हो जाते हैं, ठीक है, पेटेंट खत्म होने के बाद क्या है, उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस की जो जेनरिक फॉर्मुलेशंस है वो मार्केट में आ जाते हैं, उसको अप्रूव करा लिया जाता है कि पेटेंट एक्सपायर हो चुका है, अब हम अप्रूव करके उस पर्टिकुलर फॉर्मूला से सेम स्ट्रेंथ की, सेम कंपोजिशन की, ठीक है, उसके अंदर एक्सीवेंट या कलर शेप अलग हो सकती है, बट कंपोजिशन, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और डोजेज फॉर्म ये बिल्कुल सेम रहेंगी, इसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज ए एजम्पशन की बिल्कुल देखो, जो जेनरिक है और एक्टिव मेडिसिन या जो रेफरेंस मेडिसिन या जो ब्रांडेड मेडिसिन जिनको अपने बोलते हैं, वो बायोइक्विवेलेंट अपने आप में बायोइक्विवेलेंट सेम होती है। ठीक है, वो बायोइक्विवेलेंट भी है और थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट भी है। ठीक है, उनका इफेक्ट भी सेम है। ठीक है, उनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, उनका जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो भी सेम है। अपने आप में वो जो ड्रग वो एक्शन शो करेंगी वो बिल्कुल सेम एक्शन शो करेंगी। ठीक है, अब मेनली बात ये है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज की और बायो इक्विवेलेंस स्टडीज की। ठीक है, किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट्स रहती है? फॉर देखो, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है? सबसे पहली बात तो है, ठीक है, फॉर आई एन डी का मतलब है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। ठीक है, और एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, जब कोई नई ड्रग मोइटी बनाई जाती है, ठीक है, दैट कम अंडर दी एनडीए, वो एनडीए के अंदर आती है। ठीक है, जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो फिर वो कैटेगरी में चली जाती है आईएनडी, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स के अंदर। ठीक है, इसका जो मेन मोटो क्या रहता है, वो रहता है एस्टेब्लिश द इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस होता है किसके अंदर? अर्ली और लेट क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर्मुलेशन, जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स पहले हो चुके हैं, ठीक है, और जो हम फॉर्मुलेशन बनाने जा रहे हैं वो पहले से हुए क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ हम मैच करके देखते हैं कि जो हम नई फॉर्मुलेशन बनाई है, नई फॉर्मुलेशन इट मीन उसका एक्टिव कंपोजिशन जो पार्ट है वो सेम रहता है, बाकी पार्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं पे डिफर हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ वो मैच खा रही है या नहीं खा रही है। ठीक है, क्लिनिकल उनकी क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडीज और स्टेबिलिटी स्टडीज को आपस में मैच करके देखा जाता है। ठीक है, नए मार्केट के अंदर नई फॉर्मुलेशन या अलग अलग कंपनीज की हेल्प से या अलग अलग कंपनी के थ्रू फॉर्मुलेशन मार्केट के अंदर लाने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, उस फॉर्मुलेशन को क्या किया जाता है, बायो इक्विवेलेंट जो हमारी रेफरेंस फॉर्मुलेशन है उसके साथ मैच करके देखा जाता है कि वो प्रॉपर्ली उसके साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ये समझाने की कोशिश है। E&E एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर ए जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब किसी ड्रग फॉर्मुलेशंस का, जब किसी क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू बनाई गई ड्रग मोडिटी का जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, 20 साल से ऊपर हो जाता है वो, ठीक है, तो उसके लिए एक एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन की फॉर्म डाली जाती है। ठीक है, और उसको जेनरिक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के अंदर ले लिया जाता है। बट इस जेनरिक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के अंदर लेने का मतलब ये नहीं होता है,
ठीक है, कि उसके कंपोजिशन चेंज कर दिए जाए, ठीक है। इनएक्टिव कंपोजिशन के अंदर तो कहीं ना कहीं पे चेंजेस हो सकता है, बट एक्टिव कंपोजिशन के अंदर भी कोई चेंज नहीं आता है कभी भी, ठीक है। चेंज इन कंपोनेंट्स, कंपोजिशन, कंपोजिशन कौन सी कंपोजिशन, सिर्फ वो जो इनएक्टिव कंपोजिशन है उसके अंदर जो एक्सीपेंट है वो सिर्फ उसको अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी अदर पार्ट को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक ये है कि उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है। पहले हम किसी और मशीन से बना रहे थे, अब हम किसी और मशीन से भी बना सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात है कि बायो इक्विवेलेंट स्टडीज जहाँ पे नेसेसरी नहीं रहती है उनको अपन क्या बोलते हैं, बायोबेवियर्स बोलते हैं, ठीक है। पेरेंटल्स के अंदर, ओरल सॉल्यूशंस के अंदर, गैस के अंदर, पाउडर्स के अंदर, ठीक है, ऑप्थेल्मिक या टॉपिकल सॉल्यूशंस के अंदर बायो इक्विवेलेंट स्टडीज जो है वो क्या है कि मेनली नेसेसरी नहीं होती हैं। मेनली जो ओरल हम दे रहे हैं कैप्सूल टैबलेट, उस केस के अंदर ही बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज की जाती हैं। पेरेंटल्स के अंदर क्यों है कि पेरेंटल्स के अंदर हमें 100% बायोअवेलेबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर हम जो नई फॉर्मुलेशन बनाएंगे, ठीक है, तो उस नई फॉर्मुलेशन के अंदर भी क्या होगा कि नई फॉर्मुलेशन के अंदर हम जो ड्रग फॉर्मुलेशन बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट है उसकी कंपोजिशन हम जो पहले वाला जो हमारा एक्टिव फॉर्मुलेशन था उसके बराबर रखेंगे। तो अगर उसके उस फॉर्मुलेशन के अंदर अगर हमारी 100% कंपोजिशन थी तो इसके अंदर भी 100% कंपोजिशन ही होगी। और सॉल्यूशन के अंदर हम क्या है कि हमें पता है कि हम उसको जो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सीपेंट है ये तो बहुत ज्यादा जो हमारा जो जीआईटी ट्रैक है उसको इन्फेक्ट या ट्रांसिट नहीं करेंगे, उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं पे इफेक्ट नहीं आएगा, चेंज इफेक्ट नहीं आएगा। ओरल के अंदर तो हम मान के चलते हैं कि अगर हम टैबलेट दे रहे हैं, कैप्सूल दे रहे हैं, उस केस के अंदर तो हम मान सकते हैं कि हम उसके अंदर डिसोल्यूशन प्रोफाइल के अंदर या डिसइंटीग्रेशन प्रोफाइल के अंदर कहीं ना कहीं पे चेंजेस आएंगे, ठीक है। बट जो सॉल्यूशन केस है, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इस तरह का इसी तरह पाउडर है या ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है, नेजल स्प्रे है, इसके अंदर बायोइक्विवेलेंट स्टडीज की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। ये देखो ये बिल्कुल चार्ट से ये क्लियर हो जाता है कि हमें मतलब अगर हम न्यू ड्रग मॉडिटी बना रहे हैं, न्यू ड्रग एप्लीकेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है। ये हमें रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके कंट्रोल, लेबलिंग, टेस्टिंग, एनिमल स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स या क्लिनिकल स्टडीज और बायोअवेलेबिलिटी, सारी चीजों की हमें स्टडीज करनी पड़ती है, ठीक है। बट अगर हमें एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस या उस तरह की फॉर्मुलेशन या जेनेरिक फॉर्मुलेशन की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ उसकी केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कंट्रोल, लेबलिंग, ये तो देखो करनी है, ठीक है। इसके साथ क्या है कि जो हम एनिमल स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स और बायो अवेलेबिलिटीज करने की कोशिश करते हैं, इसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, बायो इक्विवेलेंट स्टडी से रिप्लेस कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो हम एनिमल स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स और जो बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज को हम क्या कर देते हैं, पास आउट कर देते हैं। उसके अंदर उसकी जगह पे हम बायो इक्विवेलेंट स्टडीज करते हैं। जो इसकी स्टडीज है ये सारी स्टडीज को ही मैच कर लिया जाता है किसके साथ, जो पहले हमने हमारे जो रेफरेंस प्रोडक्ट है उसके साथ मैच करेंगे। तो अगर उसका मैच सेम आता है तो हम ये चीज मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो हमारी फॉर्मुलेशन हम बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल उसके इक्वलेंस है जो हमारी रेफरेंस फॉर्मुलेशन है उसके साथ, ठीक है। अब इसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स मेथड है, डायनेमिक्स मेथड्स है, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज हैं, डेरिवेशन स्टडीज हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स मेथड्स के अंदर तो हमने पहले बात करी थी, ठीक है, कि हमें प्लाज्मा लेवल प्रोफाइल, यूरिनरी डाटा प्रोफाइल, ये प्रोफाइल हमें निकालने की जरूरत होती है और जो हम फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडीज के अंदर करते हैं। डायनेमिक्स के अंदर हम क्या है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में देखते हैं, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स के न्यू ड्रग एप्लीकेशंस के लिए होता है, क्लिनिकल स्टडीज की जाती हैं। और डिसोल्यूशन स्टडीज यानी कि जो इन विट्रो स्टडीज की जाती हैं,
वो बायो इक्विवेलेंस के केस में भी किया जाता है, बायो अवेलेबिलिटी के केस में भी किया जाता है कि इन विवो से पहले हम इन विट्रो स्टडीज करके देखते हैं कि वो इन विट्रो स्टडी उसके साथ वो कंप्लीटली उसको पास आउट कर पाती हैं या कंप्लीटली पास आउट नहीं कर पाती हैं। पास आउट करती हैं तो उसके बेस पे ही हम, जब ये इन विट्रो स्टडीज पास होती हैं, इन विट्रो स्टडीज पास होने के बाद ही हम उसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट से हम दो चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, एक तो देखो इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि